साथियों, किसी भी राष्ट्र के सशक्त होने में उस राष्ट्र की संस्थाओं का भी उतना ही महत्व होता है। मालवीय जी ने अपने जीवन में ऐसी अनेक संस्थाएं बनाई जहां राष्ट्रीय व्यक्तित्वों का निर्माण हुआ। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के बारे में तो सारी दुनिया जानती है। इसके साथ ही महामना ने और भी कई संस्थान बनाए। हरिद्वार में ऋषिकुल ब्रह्मचर्य आश्रम हो, प्रयागराज में भारतीय भवन पुस्तकालय हो, या लाहौर में सनातन धर्म महाविद्यालय की स्थापना हो। मालवीय जी ने राष्ट्र निर्माण की अनेक संस्थाओं को देश को समर्पित किया। अगर हम उस दौर से तुलना करें तो पाते हैं आज एक बार फिर भारत राष्ट्र निर्माण की एक से बढ़कर एक संस्थाओं का सृजन कर रहा है। सहकारिता की शक्ति से देश के विकास को गति देने के लिए अलग सहकारिता मंत्रालय बनाया गया है। भारतीय चिकित्सा पद्धति के विकास के लिए केंद्र सरकार ने अलग आयुष मंत्रालय की स्थापना की है। जामनगर में WHO ग्लोबल सेंटर फॉर ट्रेडिशनल मेडिसिन की आधारशिला भी रखी गई है। श्री अन्न यानी मिलेट्स पर शोध के लिए हमने इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मिलेट्स रिसर्च का गठन किया है। ऊर्जा के क्षेत्र में वैश्विक विषयों पर चिंतन के लिए भारत ने बीते दिनों ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस भी बनाया है। इंटरनेशनल सोलर अलायंस हो या कोलिशन फॉर डिजास्टर रेजिलिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर की बात हो, ग्लोबल साउथ के लिए दक्षिण का गठन हो या फिर इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर, स्पेस सेक्टर के लिए इन स्पेस का निर्माण हो या फिर नौसेना के क्षेत्र में सागर इनिशिएटिव हो, भारत आज राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय महत्व की कई संस्थाओं का निर्माता बन रहा है। ये संस्थाएं 21वीं सदी के भारत ही नहीं बल्कि 21वीं सदी के विश्व को नई दिशा देने का काम करेगी। साथियों, महामना और अटल जी दोनों एक ही विचार प्रवाह से जुड़े थे। महामना के लिए अटल जी ने कहा था, जब कोई व्यक्ति सरकारी मदद के बिना कुछ करने के लिए निकलेगा तो महामना का व्यक्तित्व, उनका कृतित्व एक दीप शिखा की तरह उसका मार्ग आलोकित करेगा। आज देश उन सपनों को पूरा करने में जुटा है जिसका सपना मालवीय जी ने, अटल जी ने, देश के हर स्वतंत्र सेनानी ने देखा था। इसका आधार हमने सुशासन को बनाया है, गुड गवर्नेंस को बनाया है। गुड गवर्नेंस का मतलब होता है जब शासन के केंद्र में सत्ता नहीं, सत्ता भाव नहीं, सेवा भाव हो। जब साफ नियत से, संवेदनशीलता के साथ नीतियों का निर्माण हो और जब हर हकदार को
बिना किसी भेदभाव के उसका पूरा हक मिले। गुड गवर्नेंस का यही सिद्धांत आज हमारी सरकार की पहचान बन चुका है। हमारी सरकार का निरंतर प्रयास रहा है कि देश के नागरिक को मूल सुविधाओं के लिए यहां वहां चक्कर काटने की जरूरत न पड़े, बल्कि सरकार आज हर नागरिक के पास खुद जाकर उसे हर सुविधा दे रही है। और अब तो हमारी कोशिश है कि ऐसी हर सुविधा का सैचुरेशन हो, 100% इंप्लीमेंट करें। इसके लिए देश भर में विकसित भारत संकल्प यात्रा चलाई जा रही है। आपने भी देखा होगा, मोदी की गारंटी वाली गाड़ी देश के गांवों और शहरों तक पहुंच रही है। लाभार्थियों को मौके पर ही अनेक योजनाओं का लाभ मिल रहा है। मैं आपको एक उदाहरण देता हूं। आज केंद्र सरकार हर गरीब को 5 लाख रुपए तक के मुफ्त इलाज के लिए आयुष्मान कार्ड देती है। बीते वर्षों में करोड़ों गरीबों को ये कार्ड दिए गए हैं, लेकिन बावजूद इसके कई क्षेत्रों में जागरूकता की कमी की वजह से गरीबों को ये आयुष्मान कार्ड पहुंच नहीं पाए थे। अब मोदी की गारंटी वाली गाड़ी ने सिर्फ 40 दिन के भीतर देश में 1 करोड़ से अधिक नए आयुष्मान कार्ड बनाए हैं, उनको खोजा है, उनको दिया है। कोई भी छूटे नहीं, कोई भी पीछे रहे नहीं। सबका साथ हो, सबका विकास हो, यही तो सुशासन है, यही तो गुड गवर्नेंस है। साथियों, सुशासन का एक और पहलू है ईमानदारी और पारदर्शिता। हमारे देश में एक धारणा बन गई थी कि बड़े बड़े घोटालों और घपलों के बिना सरकारें चल ही नहीं सकती। 2014 से पहले हम लाखों करोड़ों के घोटालों की चर्चाएं सुनते थे, लेकिन हमारी सरकार ने उसके सुशासन ने आशंकाओं से भरी उन अवधारणाओं को भी तोड़ दिया है। आज लाखों करोड़ रुपए की गरीब कल्याण की योजनाओं की चर्चा होती है। गरीबों को मुफ्त राशन की योजना पर हम 4 लाख करोड़ रुपए खर्च कर रहे हैं। गरीबों को पक्के घर देने के लिए भी हमारी सरकार 4 लाख करोड़ रुपए खर्च कर रही है। हर घर तक नल से जल पहुंचाने के लिए भी 3 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा खर्च किए जा रहे हैं। ईमानदार टैक्स पेयर की पाई पाई जनहित में, राष्ट्रहित में लगाई जाए, यही तो गुड गवर्नेंस है। और साथियों, जब इस तरह ईमानदारी से काम होता है, नीतियां बनती हैं, तो उसका नतीजा भी मिलता है। इसी गुड गवर्नेंस का नतीजा है कि हमारी सरकार के सिर्फ 5 वर्षों में ही 13.5 करोड़ लोग गरीबी से बाहर निकले हैं। साथियों, संवेदनशीलता के बिना गुड गवर्नेंस की कल्पना नहीं कर सकते। हमारे यहां 110 से अधिक जिले ऐसे थे जिन्हें पिछड़ा मानकर अपने हाल पर छोड़ दिया गया था। कहा जाता था क्योंकि 110 जिले पिछड़े हैं इसलिए देश भी पिछड़ा रहेगा। जब किसी अफसर को पनिशमेंट पोस्टिंग देनी होती थी तो इन जिलों में भेजा जाता था। मान लिया गया था कि इन 110 जिलों में कुछ नहीं बदल सकता। इस सोच के साथ ना ये जिला कभी आगे बढ़ पाते और ना ही देश विकास कर पाता। इसलिए हमारी सरकार ने 110 जिलों को आकांक्षी जिले, एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट की पहचान दी।
हमने मिशन मोड पर इन जिलों के विकास पर फोकस किया। आज यही आकांक्षी जिले विकास के अनेक पैरामीटर्स पर दूसरे जिलों से कहीं बेहतर प्रदर्शन कर रहे हैं। इसी स्पिरिट को आगे बढ़ाते हुए आज हम आकांक्षी ब्लॉक्स प्रोग्राम पर काम कर रहे हैं। साथियों, जब सोच और अप्रोच बदलती है तो परिणाम भी मिलते हैं। दशकों तक बॉर्डर के हमारे गांव को आखिरी गांव माना गया। हमने उन्हें देश के पहले गांव होने का विश्वास दिया। हमने सीमावर्ती गांवों में वाइब्रेंट विलेज योजना शुरू की। आज सरकार के अधिकारी, मंत्री वहां जा रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं। मेरी कैबिनेट के मंत्रियों को मैंने कंपलसरी किया था कि जिसको अब तक आखिरी गांव कहा गया है, जिसको मैं पहला गांव कहता हूं, वहां उनको रात्रि विश्राम करना है। और गए, कोई तो 17 हजार फीट की ऊंचाई पर गए। आज सरकार की योजनाओं का लाभ और तेजी से वहां पहुंच रहा है। एक गुड गवर्नेंस नहीं है तो क्या है। आज देश में कोई भी दुखद हादसा हो, कोई आपदा हो, सरकार तेज गति से राहत और बचाव में जुट जाती है। यह हमने कोरोना काल में देखा है, यह हमने यूक्रेन युद्ध के समय देखा है। दुनिया में कहीं भी मुश्किल हो तो देश अपने नागरिकों को बचाने के लिए युद्ध स्तर पर काम करता है। गुड गवर्नेंस में ऐसे ही अनेक उदाहरण दे सकता हूं। शासन में आया ये बदलाव अब समाज की सोच को भी बदल रहा है। इसलिए आज भारत में जनता और सरकार के बीच भरोसा ये नई बुलंदी पर है। यही भरोसा देश के आत्मविश्वास में झलक रहा है और यही आत्मविश्वास आजादी के अमृत काल में विकसित भारत के निर्माण की ऊर्जा बन रहा है। साथियों, आजादी के अमृत काल में हमें महामना और अटल जी के विचारों को कसौटी मानकर विकसित भारत के सपने के लिए काम करना है। मुझे विश्वास है देश का प्रत्येक नागरिक संकल्प से सिद्धि के इस मार्ग पर अपना पूरा योगदान देगा। इसी कामना के साथ फिर एक बार महामना के श्री चरणों में प्रणाम करते हुए मैं मेरी वाणी को विराम देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद।